नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है 18 तारीख 9वां महीना 2022 में जो डीएलएड में जो प्रश्न आया हुआ था गणित में वो चल रहा है। ठीक है, तो जिनमें से कि 10 प्रश्न हमने बतला दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के क्लास में उनसे आगे होगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 65 नंबर तक हो गया है ना, उनसे आगे होगा। कहता है कि बिंदु, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 66 नंबर कहता है बिंदु 2√3 और दिया गया -2√3 2√3 और -2√3 किस पाद में स्थित है। समझे, पाद की बात किया जाए तो ये क्लास 10th में है, निर्देशांक ज्यामिति। इस प्रकार से हमने आपको बतलाया था। इस प्रकार से डायग्राम बनाने के लिए इधर रहता है एक्स, इधर रहता है एक्स डेक्स, इधर रहता है वाई, इधर रहता है वाई डैश। क्लियर है। और इस घर में ऐसे रहता है 1 2, ये प्लस वाला रहता है, इधर आएगा -1 -2, इधर नीचे आएगा तो -1 -2, ऊपर जाएगा तो +1 +2, इस प्रकार से जाता है। तो ये पहला पाद हुआ, ये दूसरा पाद हुआ, ये तीसरा पाद हुआ, ये चौथा पाद हुआ। इसे चतुर्थांश भी कहते हैं, ध्यान में रखना। तो पहला घर की बात किया जाए तो पहला घर में ये वाला देखना, ये इतना सा, तो एक्स है प्लस इधर और इधर देखना, तो वाई आपका क्या है प्लस है। तो पहला घर में प्लस प्लस हमें खोजना है, इधर कुछ नहीं, प्लस और माइनस। दूसरा का घर में चेक कीजिए, ये इधर एक्स वाला देखेगा तो ये माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस है। फिर वाई वाला देखना, पहले एक्स उसके बाद वाई, तो वाई हो गया प्लस, तो दूसरा का घर में माइनस प्लस। तीसरा का घर की बात किया जाए, पहले एक्स देखना है तो माइनस हो गया, फिर वाई देखना है तो माइनस हो गया, तीसरा का भी नहीं हुआ। चौथा देखना है तो पहले एक्स लेना है तो प्लस हो गया, फिर वाई लेना है तो माइनस हो गया। हमें प्लस माइनस ही खोजना था, ठीक है। तो चतुर्थ पाद आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा लिखिए। आइए अब इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। देखिए 67 नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहता है कि √3 tan 10 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री, ठीक है। और प्लस कहता है tan 10 डिग्री गुना है, ठीक है, कुछ नहीं तो गुना, सटाइए के लिए देता tan 20 डिग्री, इस प्रकार से दिया गया और इसको हल करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। थोड़ा सा लगे कि आपका अजीब लग रहा है, नहीं चिंता नहीं करना है। ये आपका कहता है 10 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कॉमन ले लूँ √3, तो अंदर में बचेगा 10, ठीक है, tan 10 डिग्री और प्लस tan 20 डिग्री, ठीक है, प्लस 10 हो जाएगा 10 और 10 हो जाएगा 20, समझिएगा थोड़ा सा। अब 10 10 10 20, यानी कि हम कह सकते 10a + 10 20, ये 10 के स्थान पे a रखिए, इसके स्थान पे b, तो 10a + 10b का फॉर्मूलाज होता है ना, ध्यान में रखना। इसका एक स्पेशल में फॉर्मूलाज होता है, तो वो फॉर्मूलाज क्या होता है ध्यान में रखना। लिख लेता है, 10 के स्थान पे कुछ भी रख सकता है, 20 के स्थान पे कुछ भी, तो √3 रहेगा। इसके स्थान पे मैं लिख रहा हूँ कि 10 10 + 10 20, ठीक है, 10 20, और ये हो जाएगा बटा 1 - 10 10 10 20, ये रहेगा, ठीक है, मल्टीपल के रूप में रहेगा। और इसी को अगर हम ऊपर में गुना कर दें तो 1 - 10 10 10 20 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कट जाएगा तो ऊपर वाला ही हल हो जाएगा, ऊपर वाला ही चीज आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बदलाव हुआ, यहाँ से देखा जाए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक के स्थान पे हम ये चीज लिख सकते हैं, यानी √3 और 10 हो जाएगा 10 10 + 10 20 जोड़ के बता तो 10 30 डिग्री हो जाएगा टोटल, ठीक है, 10 30 डिग्री हो जाएगा, ध्यान में रखना। और आपका गुना हो जाएगा 1 - 10 10 10 डिग्री और 10 आपका क्या है 10 है 20, और पहले से यहाँ पे दिया गया है प्लस 10 10 और 10 10 20, ठीक है। अब ध्यान से देखिए √3 है ना, ये आपका गुना गुना 10 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3 1/√3, और है ना, ये हो गया, ये 10 30 डिग्री का वैल्यू इतना सा हो गया, ठीक है, ये आपका इस ब्रैकेट का इसमें, और बचा है गुना, देखिए ये देखिए ये माइनस है इतना सा 10 10 10 20 और ये प्लस है है ना, और बचा इधर 1, तो ये √3 गया 1 × 1 तो 1 हो जाएगा राइट आंसर।
तो ध्यान में रखना, जब भी इस कैटेगरी का प्रश्न रहे तो आपको ऐसे इतना बनाना नहीं, डायरेक्ट वन आंसर आ जाएगा। तब वो कब फॉलो करेगा भाई, तो चेक करना है कि यहाँ ध्यान से दिखे, जब भी ये 10 है 20 है और वही चीज यहाँ पे 10 और 20 गुणा में रहे, और यहाँ पे ध्यान में रखना कि अगर √3 के अलावा अगर दूसरा चीज दे देगा तो यहाँ पे भी दूसरा चीज बदल देगा। तो बस आपको सिंपल सा में करना क्या है, ये 10-20 को फॉलो नहीं करना है, यहाँ पे जो रहेगा ठीक है उसी को बनाना है। ये समझे, अटकाने के लिए दिया गया। डायरेक्ट देखिए अगर मैं बनाऊं यहाँ पे कुछ भी दे देगा, हालांकि ये तो मैं पूरा प्रोसेस से बना दिया। ये 10-20 को हटा देना आपको, ये तो कटिए जाता है, आपको तो पता चल गया, देखिए लास्ट में कटिए गया इधर, है ना, इतना तम जम के। तो यहाँ पे आपका अगर चेंज कर दे, कुछ भी चेंज कर दे, यहाँ √3 दिया गया है और यहाँ √3 ना दे करके कुछ और दे देगा, यहाँ भी कुछ और दे देगा, 10 को भी हटा देगा, 20 को भी हटा देगा। हटा सकता है ना, हटा बिल्कुल हटा सकता है ना। तो उसके अनुसार से यहाँ पे चेंज करना और इसी को हल करना। जैसे यहाँ पे √3 तो √3 हो जाएगा, 10-10 डिग्री कॉमा हो जाए, 10-10 10-20 डिग्री वैल्यू 10-10 10-20 तो 10-30 10-30 वैल्यू होता है √3/2, √3 10-30 डिग्री 10-30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3, √3 कट गया बचा हुआ है। तो इतना दिमाग में नहीं लगाना है, बस हमको समझाना था, इसलिए टोटल चीज लिखे। आपको डायरेक्ट इधर क्या दिया गया इससे बस नहीं रखना, यहाँ जो भी देगा इसी को हल कर लेना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। आइए अब इसको भी मिटाते हैं और आगे हल करते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए तो ये हो गया 67 नंबर। अब प्रश्न देख लेता हूँ 68 नंबर वाला। 68 नंबर भी ध्यान में रखना है थोड़ा सा। कहता कि यदि √3 tan थीटा बराबर 2 sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ जाए क्या होगा। कि बिल्कुल चिंता करना नहीं, देखिए ध्यान से इसको बनाते हैं। हम इसको अगर इस प्रकार से कहते हैं, √3 tan थीटा का फॉर्मूला आता है sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। अब बराबर क्या है 2 sin थीटा, sin थीटा गया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा, ध्यान में रखना। तो cos थीटा गुना 2 तो हो जाएगा 2 cos थीटा और बराबर हो जाएगा, है ना, हाइपरटी बता √3 ना, तो हो जाएगा √3। हम कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर गुना जाएगा भाग में √3/2, √3/2। अच्छा एक बात भाई ध्यान में आइए, प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक किया गया, क्योंकि सॉल्यूशन में 3 है, ठीक है, सॉल्यूशन में 3 है। अगर 2 लेग रख करके बनाऊंगा तो आपका राइट आंसर नहीं आएगा। सॉल्यूशन इसका चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे 3 है ना, क्या है भाई 3 है, तो आपको 3 दे दीजिएगा, ये 3 दे दीजिएगा। तो यहाँ 2 का स्थान पर रहेगा 3। अब थोड़ा से कैलकुलेशन बढ़ा, देखिए √3 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, ठीक है भाई। तो √3 कटेगा, क्योंकि √3 गुना √3 तो 3 आएगा, तो इसलिए लिखे, बचेगा 1/√3। अब समझिए cos थीटा का वैल्यू आ गया 1/√3। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार हो गया 1 और कर्ण की बात किया जाए यानी केस कर्ण होता है, कर्ण हो गया √3। हमें निकाल लेना थोड़ा सा लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट निकालना है। तो करना क्या है, जो कर्ण है इसका स्क्वायर कर देना है ना। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए और टोपी बना दीजिए, वही निकल जाएगा, तो हो जाएगा √2, ठीक है। बस इतना सा करना है, जो कर्ण है उसका स्क्वायर कर देना है माना, और उस आधार का भी स्क्वायर कर देना है, बाकी बात घटा देना है और टोपी बना देना है, तो ये आपका आ जाएगा लंब, ठीक है। अगर आपको बेसिक चाहिए, बेसिक से तो पाइथागोरस प्रमेय लगा, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उस पर बैठा लीजिए। अब यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया इसी साथ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताइए। साइन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या आता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इस सभी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए स्क्वायर करके ही लगाता, लंब में भी स्क्वायर, कर्ण में भी स्क्वायर, आधार में भी स्क्वायर, कर्ण में भी स्क्वायर। अब थोड़ा देर के लिए एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, बेस नीचे का सेम है तो वही रह जाएगा, है ना, भिन्न का घटा भाई लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। अब बैठा दीजिए फॉलो, एल कितना है, एल आपका √2 है, ठीक है, एल कितना है √2, तो एल के स्थान पर √2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार कितना है, आधार आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे कर्ण, कर्ण कितना भाई, कर्ण बोलिएगा ना, कर्ण आपका देखिए कैसे कर्ण था √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बटा हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक है। तो 2 में गया 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप राइट आंसर लगा सकते हैं। क्लियर है भाई, चलिए उतारिए।
चलिए अब इसको भी मिटाते हैं और आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो 69 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, लिख लेता हूँ प्रश्न। कहता है कि यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम में 100% की वृद्धि कर है ना वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। जब भी क्षेत्रफल में वृद्धि की बात बोले, आयत रहे या वर्ग रहे, जो भी चीज रहे, क्षेत्रफल की बात बोले है ना, या कितने प्रतिशत वृद्धि कितने प्रतिशत कमी, तो आपको क्या करना है, ये जो आपका 100 जो दिया गया 100% जो दिया गया तो इसको मानना है x बराबर 100 और y बराबर भी 100 होगा, क्योंकि क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में। ठीक है, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2, तो x का भी 100 y का भी 2 100, एक फार्मूला आता है। ठीक है, तो x प्लस y एक फार्मूला है, और x प्लस y प्लस x गुना y बटा 100। जब भी ऐसा पूछे क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ या क्षेत्रफल में कमी हुआ तो यही फॉर्मूला ऐड करना। अब x के स्थान पे 100 है, प्लस x, y के स्थान पे भी 100 है, और प्लस x के स्थान पे 100 है, y का स्थान पे 100 है, बटा 100। 100 से 100 गया, इधर बचा 100 100 200 और 100 इधर, तो टोटल हो जाएगा 300%। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फटाक से लिख सकते हैं। लिखिए, ये था 69 नंबर का 300%, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ 70 नंबर, और इसको भी समझिएगा। 70 में कहता है ना कि यदि व्यंजक 4x प्लस 3y, कहता है कि 4x प्लस 3y व्यंजक कहता है 4x प्लस 3y का भुज प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य तथा कोटि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं की माध्यिका हो तो दिए गए व्यंजक को हल करने पर प्राप्त मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, हल पहले करते हैं। ये बोला गया प्राकृत संख्या का माध्य पहले निकालिए। ठीक है, माध्य निकालना प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या प्रथम 5 प्राकृत बोला है ना भाई। ठीक है, प्राकृत बोला है, देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। 70 नंबर में है ना 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5। अब इसका माध्य निकालना है, तो ठीक है 1 2 3 4 5 5 के बाद, तो माध्य निकालने के लिए जब डिफरेंस सेम रहता है ना, एक एक बार रहे, तो ऐसे बनाते हैं फर्स्ट लास्ट करके। ठीक है, कटाते, जो बच गया वही आपका आंसर आ गया। अगर गलती से 2 को बचता ना तो जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, तो ये को बचा 3 आ गया, यानी कि माध्य आ गया, एक 3 आ गया। और दूसरे का पोजीशन में क्या कहा दिया गया, दूसरे का पोजीशन में आपको कहा दिया गया ये माध्य जो 3 आया ये x का वैल्यू आया। ठीक है, x आ गया आपका 3, क्योंकि प्रश्न में आपका कहा दिया गया ये भुज कहते हैं x को, कोटि कहते हैं y को। कोटि में कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं की माध्यिका बोला है, कोई दिक्कत नहीं। कोटि में कहता है, कोटि बोलते y को, तो माध्यिका निकालेंगे पूर्ण संख्या को। तो पूर्ण माध्यिका का नियम है कि भाई बढ़ते क्रम में सजा दो। तो पूर्ण संख्या सबसे छोटका है 0, उससे थोड़ा सा बड़ा 1, थोड़ा सा बड़ा 2, थोड़ा सा बड़ा 3, थोड़ा सा बड़ा 4। तो बढ़ते क्रम में सजा दिए माध्यिका को, यह माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका है। ठीक है, ये माध्यिका सजा दिए। जब सजा दिए अंतर जब डिफरेंस सेम हो जाए, फिर इसको जैसे माध्य बनाए वैसे माध्यिका भी बना लिए, फर्स्ट लास्ट बचा 2, तो माध्यिका यानी y का वैल्यू आ गया 2। हमें पूछा कि इसका वैल्यू, तो दिया गया 4x प्लस 3y, यही दिया ना कि प्लस है कि माइनस है भाई, माइनस है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये माइनस है तो यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा। 4 तो 4x के स्थान पे निकला 3 माइनस 3, y का स्थान पे निकला 2, तो 4 आता 12 माइनस 3 2 6, तो 12 में से 6 गया तो बचा 6। तो ऑप्शन देख लीजिए आपका 6, तो ऑप्शन ए आपका हो गया 6 करेक्ट, यानी यही करेक्ट हो गया। क्लियर है, चलिए लिखिए। चलिए अब इसको भी हटाते हैं और दूसरे का प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अब देखिए 71 नंबर कहता किसी कथा के समित आवृत्ति वितरण के लिए होता है, तो जब भी आवृत्ति का वितरण होता है तो हमेशा होता है माध्य, है ना, माध्य बराबर यानी कि ऑप्शन ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। माध्य बराबर होता है बहुलक और बराबर होता है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका, ये ध्यान में रखना, ये होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर माध्यक दिया गया, माध्य बराबर माध्यक, और माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यक। चलिए माध्यक बोलिए, माध्यिका बोलिए भैया, लिख देता हूँ माध्यक। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो ध्यान में रखना है, क्या चीज ध्यान में रखना है कि समिति आवृत्ति वितरण, जब भी आवृत्ति का वितरण होता है तो माध्य माध्यक बहुलक यही होता है, ठीक है। तो सब बैलेंस में रहेगा। क्लियर है? चलिए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 72 नंबर प्रश्न समझिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रशासित होगा? सित नहीं होना चाहिए, पे शांत होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा दशमलव प्रशात शांत होगा? तो शांत में से ऑप्शन चेक करेंगे, ए ऑप्शन चेक करेंगे तो 64 बटे दिया गया है 455। तो समझिए शांत तभी होगा, ठीक है। शांत तभी होगा जब हर का वैल्यू 2 या 5 हो, गुणा के रूप में 2 या 5 या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या दोनों हो जाए तो शांत। इसके अलावा कुछ भी आया अशांत। तो यहाँ देखिए 5 आ जाए, 5 5 5 10 4 14। ये यहाँ पे अगर इसको 5 से कटाते हैं तो फिलहाल के लिए तो 5 9 45 हो जाएगा और 5 जगह 5 हो जाएगा। ये 5 गुना 91, 91 को भी कह सकते हैं 7 गुना 13। तो ये भाई 5 तो आया लेकिन 7 भी टपक गया, 13 भी टपक गया। तो ऑप्शन शांत नहीं होगा। शांत वही होगा जिसके हर में 2 या 5 हो या सिर्फ इकल्ले हो या दोनों हो। ये अशांत हो गया, ठीक है। इस पर ए भाई मिटा दिया, चलिए कोई दिक्कत ना, आप लिख लीजिएगा। ये अशांत हुआ। बी चेक करते हैं, ठीक है। तो 72 है ना, तो बी चेक करते हैं। बी में दिया गया 3 बटा 160 दिया गया। एक बात का ध्यान में रखना है भी है कि ऊपर नीचे अगर कटे तो कटा लेना पहले, हालांकि नहीं कट रहा है तो हर से बस रखना है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और ये है 10। 10 को हम कह सकते हैं 2 गुना 5। तो भाई यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 को 2 पर पावर 5 गुना 5 यानी सिर्फ 2 है और 5 है ना। तो यहाँ से भी देखिए 2 है, 2 का गुना हो जाए या 2 5 भी हो जाए, सिर्फ 2 हो जाए या सिर्फ 5 हो जाए या सिर्फ दोनों गुणों के रूप में रहे तो वो शांत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना। चलिए लिखिए, आइए 72 भी हो गया। अब चेक करेंगे 73 नंबर, ठीक है। 73 चेक करेंगे। इसमें कहता है कि यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। जब भी अनगिनत हल होता है, समझिए थोड़ा सा मेरी बात को, है ना। शायद किताब में दूसरा आंसर दिया गया, अनगिनत हल होता है ना, तो इसका मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़े हैं, है ना। क्लास 10 में A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो अनंत हल होता है, अनंत हल को ही अनगिनत हल कहते हैं। तो जब ऐसा टर्म बनाता है तो अनंत हल होता है ना। संगत आश्रित है ना, और होता है संपाती है, और है ना। तो यहाँ पे संगत आश्रित बोले ना भाई, तो आश्रित देखिए ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। आश्रित दिया गया है तो आपका राइट आंसर की बात किया जाए तो आश्रित हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया गया। संगत आश्रित यानी आश्रित बोला तो ये हो जाएगा। बुक में थोड़ा सा दूसरा चीज दे दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए लिखिए इसको। आइए अब 74 नंबर प्रश्न को देख लेते क्या कहता है। तो ये हो गया 74 नंबर। समझिए कहता है कि किन्हीं 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या, उभयनिष्ठ का मतलब तो कोमा, यानी कि कॉमन आना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या होगा तो प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब एक लकीर ये है, एक लकीर इसको प्रतिच्छेद करे। तो उभयनिष्ठ बिंदु यानी जो कॉमन बिंदु आएगा तो एक गो रहेगा, एक गो को प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु कॉमन रहेगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो 1 हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 75 नंबर, है ना। इसको मिटाते हैं और 75 नंबर देखिए क्या कहता है। 75 में आपका कहता है कि यदि a प्लस बी बराबर 5, a प्लस बी बराबर 5, और फिर कह दिया गया है कि तब a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 प्लस सी, यानी तब कहते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 प्लस सी। 5 प्लस सी यूक्लिड का वह अभिगृहित जो इस कथन की व्याख्या करता है। कहता है यूक्लिड का कौन सा अभिगृहित है? यूक्लिड वाला एक चैप्टर है क्लास 9th में, ठीक है, तो उसमें ही ये चीज बताया गया है। तो ऑप्शन ए में कहता है कि तीसरा अभिगृहित, दूसरा अभिगृहित, पहला अभिगृहित, चौथा अभिगृहित। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो दूसरा अभिगृहित हो जाएगा, है ना। दूसरा अभिगृहित हो जाएगा, ठीक है, अभिगृहित, दूसरा अभिगृहित हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा अभिगृहित,
गृहित हो जाएगा। ठीक है, लिख लेना, दूसरा अभिगृहित हो जाएगा। अब बोलिए कैसे भाई, तो समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा थोड़ा सा। तो दूसरा अभिगृहित भी कहता है कि दोनों अगर कुछ वैल्यू रखते हैं तो दोनों का मान समान आ जाना चाहिए, इसी ये दूसरा अभिगृहित का सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर 5 है। अगर हम कह दें कि प्लस सी है, ये प्लस सी है, तो ये सी कटा देंगे तो बचेगा a प्लस बी बराबर 5। अब एक स्थान पे कुछ भी रखिए तो यहाँ भी एक स्थान पे रह जाएगा, तो आंसर की बात तो दोनों सेम ही ना आएगा। तो इसके अनुसार से दूसरा अभिगृहित सही है, तो यहाँ पे तो वही लिखे दूसरा अभिगृहित। ठीक है, ध्यान में रखना। तो भाई क्या किया ना, वीडियो हो जाता है थोड़ा सा लंबा है ना, इसलिए 10 प्रश्न को ही आज भी कवर किया। अब जो बच गया उसको नेक्स्ट दिन कवर करूंगा। तो कैसा लगा वीडियो अपना अवश्य दें, तो हो सके तो भाई अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे, पसंद आए तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट भी चाहिए। क्योंकि जब सपोर्ट कीजिएगा ना तो प्रत्येक दिन, मैंने तो क्लास शुरू 1 में ही बताया कि आपको टोटल वाइज टोटल चीज करवाया जाएगा आपका। जैसे कि आपका सामाजिक अध्ययन है, इसमें भी पूछा जाता है, तो इसके लिए भी एक टीचर को मैं रख दूंगा, वो भी क्लास बाय क्लास देगा। तो आपके लिए पूर्ण रूप से समझे तो एक अच्छा खासा जो कि आपके अंदर नॉलेज हो जाएगा। आप एग्जाम भी जब भी दीजिएगा तो पूर्ण में फुल, यानी फुल में फुल आप ला लीजिएगा, कोई दिक्कत कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।